हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नवीन जादौन और आप देख रहे हैं अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर बीएससी फर्स्ट ईयर के लेक्चर नंबर 10 में हम आ चुके हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट और प्रभावी नाभिकीय आवेश या जेड इफेक्ट क्या होता है। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे वाली यूनिट के लिए। आगे वाली जो यूनिट है उसका नाम हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टी, आवर्ती गुण। तो वो सारे पीरियोडिक टेबल पे बेस्ड है और अगर आपको ये दो चीज नहीं आती तो वो आपको काफी टफ लगेगा, इसलिए इस लेक्चर को पूरा देखिए और समझिए। समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो हमारा यूनिट है पीरियोडिक प्रॉपर्टी वाली, आवर्ती गुण वाली, वो इस पर बहुत ज्यादा बेस्ड है, इसलिए मैंने इसके लिए अलग से एक लेक्चर रिकॉर्ड किया है। ठीक है, इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि प्रभावी नाभिकीय आवेश या जेड इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, या परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, उन दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये मैंने इसलिए बोर्ड पे लिखा है कि आप इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे, फिर इसको मैं ब्रीफली आपको समझाऊंगा, है ना, एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। ठीक है, तो देखो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, तो इसको अगर अपन समझें, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब क्या है कि नाभिक का आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पर बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण क्या कहलाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। क्यों, एक बार मैं इसको समझाऊं तो देखो, मुझे पता है कि ऐसे परमाणु होता है तो बीच में कौन होता है, नाभिक, और चारों ओर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा दूसरी कक्षा, मुख्य क्वांटम संख्या बता दी, जैसे 1s है, 2s है, 3s है। मुख्य क्वांटम संख्या आकार के बारे में बताती है या साइज के बारे में। तो देखो यहां इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे तो हम क्या बोल रहे हैं कि नाभिक का आकर्षण तो सभी इलेक्ट्रॉनों पे लगेगा, लेकिन लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे देखते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन पे, आउटर सेल जो होता है। और आउटर सेल कैसे डिसाइड करते हैं मैं बता चुका। तो सबसे बड़ी मुख्य क्वांटम संख्या होती है किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जब हम लिखते हैं, इससे पहले वाला लेक्चर जाके देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का। तो सबसे बड़ी जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है, जैसे मैं लिखा 1s2 2s2 2p2, तो इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4, क्योंकि जो 2s और 2p है ना, वो उसमें मुख्य क्वांटम संख्या का मान n है। जो सबसे बड़ी मुख्य क्वांटम संख्या होती है वही क्या होता है, आउटर सेल होता है, बैलेंसी सेल होता है। ठीक है, उसको संयोजी कोष भी बोलते हैं हम लोग। तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें ऐसे ही। तो नाभिक का आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला आकर्षण क्या कहलाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। क्यों, क्योंकि नाभिक पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि नाभिक का आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण क्या कहलाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश या जेड इफेक्ट इसको अपन लोग बोलते हैं। तो सीधी सी बात है कि अगर नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, मुझे एक बात बताओ, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा, क्योंकि अगर नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज या धनात्मक आवेश बढ़ेगा तो वो ज्यादा आकर्षित करेगा इलेक्ट्रॉन को, और अगर ज्यादा आकर्षित करेगा तो उस आकर्षण को अपन क्या बोल रहे हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश या जेड इफेक्ट हम बोल रहे हैं। और मुझे पता है कि नाभिक पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से। और प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं किसी परमाणु में, उसके परमाणु क्रमांक के बराबर, कि किसी का जितना परमाणु क्रमांक होगा, एटॉमिक नंबर, उसमें उतने ही प्रोटॉन होंगे। इसका मतलब परमाणु क्रमांक के बढ़ने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। क्यों, क्योंकि परमाणु क्रमांक के बढ़ने पर प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि परमाणु क्रमांक के समानुपाती होती है। और अगर प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो नाभिक पर धनात्मक आवेश बढ़ेगा, क्योंकि नाभिक पर धनात्मक आवेश या पॉजिटिव चार्ज है किसकी वजह से है, प्रोटॉन की वजह से। तो नाभिक पर धनात्मक आवेश बढ़ेगा तो वो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को कैसा आकर्षित करेगा, ज्यादा आकर्षित करेगा। तो जेड इफेक्ट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। इसको मैं प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा आपको, प्रूफ करके। सारी एक स्लेटर का रूल है, आपने 11th में भी नाम सुना होगा, उसको हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे वास्तव में वैल्यू बढ़ती है क्या। और मुझे पता है, इसीलिए मैं क्या लेसन लिख सकता हूं कि जेड इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोटॉन की संख्या और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्यों, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन बढ़ेगा, प्रतिकर्षण। तो जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन है, जैसे एक तो किसी में आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है, तो देखो मैंने क्या बोला, मैं बोल रहा हूं कि अगर प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बढ़ने पर नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। और प्रोटॉन की संख्या कब बढ़ेगी, जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, इसीलिए जब हम आवर्त सारणी में, आपके पास आवर्त सारणी का डायग्राम होना चाहिए आपकी कॉपी में, कहीं पे भी होगा, आपके 11th 12th की बुक होगी, उसको देख लो, चाहे फर्स्ट ईयर की आपके पास बुक होगी, या आप नेट से भी लिख के देख सकते हैं, या जो रजिस्टर आते हैं आजकल उनमें भी लिखी आ सकती है। तो उसको ध्यान में रखो। आवर्त सारणी में हम जब बाएं से दाएं जाते हैं तो ऐसी तो लिखा रहता है, जैसे यहाँ लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसी तो है, ये आवर्ती तो है। ये आवर्त मुझे पता है कि लिथियम का जैसे एटॉमिक नंबर कितना है, 3, इसका 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसका मतलब जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो ये तत्व ऐसे ही आते हैं। देखो आप आवर्त सारणी को आपके पास हो तो उसको खोल के देखो, कि लिथियम, फिर बेरिलियम, और ये कार्बन, ये और पी ब्लॉक में आते हैं, ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो हम क्या देख रहे हैं कि आवर्त सारणी हम जब बाएं से दाएं जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, बढ़ता है। और अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि परमाणु क्रमांक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और अगर प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो मुझे पता है जेड इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो आकार क्या होगा, कम होगा। इसलिए कम होगा कि जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो नाभिक आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर कैसा आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा। और अगर ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो आउटर सेल या बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन कैसे आ जाएंगे, पास। तो आकार में क्या आ जाएगी, कमी। क्योंकि किसी का साइज, परमाणु का साइज कैसे बताते हैं कि नाभिक से अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी परमाणुविक त्रिज्या एटॉमिक रेडियस कहलाती है। तो अगर वो परमाणु से जो उसके नाभिक से अगर वो इलेक्ट्रॉन पास आ जाए
तो डिस्टेंस कैसे जाएगी कम, तो आकार में क्या हो जाएगी कमी। यही कारण है कि आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार क्या होता है, घटता है, क्योंकि जेड इफेक्ट की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो आप आवर्त सारणी को देखेंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं, और अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, और अगर प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो जेड इफेक्ट का मान बढ़ेगा, क्योंकि नाभिक का आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण। तो ये क्लियर हुआ कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है, और अगर प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो जेड इफेक्ट के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी, और अगर जेड इफेक्ट के मान में वृद्धि होगी तो साइज क्या होगा, घटेगा। तो मेरे से पूछा जाता है कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, इनमें सबसे बड़ा आकार किसका होगा, तो लिथियम का, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, इसका। क्यों, मुझे पता है कि जेड इफेक्ट बढ़ रहा है क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, और अगर जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज में क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, क्योंकि साइज और जेड इफेक्ट एक दूसरे के इनवर्स होंगे। क्यों, क्योंकि नाभिक का आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण, और जितना ज्यादा आकर्षण साइज उतना ही ज्यादा छोटा। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ कि जेड इफेक्ट क्या होता है, इसको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, अपन लोग बात करेंगे। इसीलिए आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज में कमी होती है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, और नाभिक पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी वजह से है, प्रोटॉन की वजह से है। ठीक है, और प्रोटॉन की संख्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये बात हो गई। आपको एग्जाम में आया तो ये लिखना है, और मैं अपन इसको अच्छे से लिखेंगे। एक और होता है परिरक्षण प्रभाव। आप इसको कॉपी में भी लिखेंगे, जैसे मैं बोल रहा हूं ना, ये सारा आपकी कॉपी में भी होना चाहिए। ठीक है, पूछ सकता है शॉर्ट नोट ऑन प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में बताइए। अगला हमारा टॉपिक है परिरक्षण प्रभाव क्या है। परिरक्षण प्रभाव देखो, अगर हम एक बिल्कुल मतलब देसी में बात करें तो परिरक्षण का मतलब क्या होता है, किसी को सील्ड करना, सील्ड करना। ठीक है, तो एक्चुअली परिरक्षण प्रभाव क्या है कि नाभिक का आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे, बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पे जितना आकर्षण लगना चाहिए उतना नहीं लगता, उसके मान में कमी आ जाती है। तो वो किसकी वजह से आती है, परिरक्षण प्रभाव की वजह से आती है। परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट, या इसको आवरणी प्रभाव भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में शील्डिंग इफेक्ट या आवरणी प्रभाव, या एक और मैं शब्द बोलूं तो पर्दा इफेक्ट। मतलब जैसे आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैं यहां बनाऊं कि ये मेरे पास नाभिक है, ये पहला कोष है, ये दूसरा कोष, तीसरा कोष, जैसे 1s 2s, मुझे पता है कोष का मतलब मुक्त क्वांटम संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी कोष बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत सारे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अपन जेड इफेक्ट किसको बोल रहे थे, नाभिक का आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे लगेगा तो सब पे ही आकर्षण, लेकिन हम आउटर को देखेंगे क्योंकि आउटर से ही एटॉम की जो साइज है वो डिसाइड होती है कि नाभिक से आउटर से जो सबसे हाईएस्ट मतलब दूर इलेक्ट्रॉन है उसके बीच की क्या डिस्टेंस है, वो एटॉम की साइज है। तो साइज को कम ज्यादा पर जो फर्क पड़ रहा है उसी के लिए अपन जेड इफेक्ट और परिरक्षण प्रभाव पढ़ रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि नाभिक का आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला आकर्षण क्या कहलाता है, जेड इफेक्ट कहलाता है। परिरक्षण प्रभाव इस जेड इफेक्ट को कम करता है। कुल मिला के क्या करता है कि नाभिक का जितना आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण लगना चाहिए वो नहीं लगता, उसके मान में कमी आ जाती है। इसका मतलब क्या कर देता है, नाभिक के आकर्षण को सील्ड कर देता है, एक पर्दा सा लगा देता है, अगर हम बात करें। इसीलिए इसका नाम है परिरक्षण प्रभाव, सील्डिंग इफेक्ट। सील्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को रोक देना। तो परिरक्षण प्रभाव है क्या, कैसे रोक देता है कि परिरक्षण प्रभाव क्या है कि मुझे पता है कि जैसे कोई परमाणु है तो उसमें अगर एक से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे मैं कार्बन की बात करता तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p2, तो उसका आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, 2s और 2p आउटर सेल है क्योंकि सबसे बड़ी मुक्त क्वांटम संख्या। तो वो इलेक्ट्रॉन भी तो आपस में रिपल्सन लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, लगाएंगे। तो क्या होता है कि आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉनों द्वारा, इनर सेल के इलेक्ट्रॉनों द्वारा आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला रिपल्सन फोर्स या प्रतिकर्षण बल क्या कहलाता है, परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। मैं क्या बोल रहा हूं कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होगा, सेम चार्ज होगा, तो सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल या क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। कि आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉनों द्वारा आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों पर, आप इसको डायग्राम को भी बनाएंगे, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन बनाएंगे और ये तो ये जो होगा ये तो क्या होगा, सील्डिंग इफेक्ट। और जो नाभिक का आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पर जो आकर्षण लग रहा है, ये जो मैंने इससे दिखाया है ये वाला, ये क्या होगा, जेड इफेक्ट। इसको अपन क्या बोल रहे हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है, दोनों को आप इसको बनाएंगे इस तरीके से, परमाणु को एक बना के पूरा ऐसे कोष बना देंगे बस, है ना, इस तरीके से। तो इसको आप बनाएंगे भी। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल, कि जो आउटर जो इलेक्ट्रॉन है तो इनर इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और अगर रिपेल करेंगे तो मुझे एक बात बताओ कि ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन है ये दूर चले जाएंगे। अगर दूर चले जाएंगे तो नाभिक से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनकी डिस्टेंस कैसी हो जाएगी, दूरी बढ़ जाएगी। और अगर दूरी बढ़ जाती है तो आकर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जो हमारे नजदीक होता है ना उसी से हमारा ज्यादा लगाव होता है। ठीक है, तो नाभिक से अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो आकर्षण में क्या कमी आ जाएगी। और वो आकर्षण ही तो क्या था, जेड इफेक्ट था। तो जेड इफेक्ट के मान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। किसके वजह से, परिरक्षण प्रभाव की वजह से। तो परिरक्षण प्रभाव का मतलब क्या हुआ कि इनर सेल है और जो आउटर सेल है, तो जो आंतरिक कोष में जो इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोष पर जो प्रतिकर्षण लगा रहे हैं, क्योंकि सेम चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, तो आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन द्वारा बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल क्या कहलाता है,
परीक्षण प्रभाव, और परीक्षण प्रभाव की वजह से नाभिक का बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर जो आकर्षण लगना चाहिए वो नहीं लगता, उसके मान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, जिसको अपन क्या बोल रहे थे, जेड इफेक्ट। इसका मतलब परीक्षण प्रभाव और जेड इफेक्ट एक दूसरे के कैसा कार्य करते हैं, अपोजिट। मैं बोलूं परीक्षण प्रभाव साइज को बढ़ाएगा या घटाएगा, बढ़ाएगा, और मैं बोलूं इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर और समानुपाती होगा, मतलब प्रोपोर्शनल होगा, परीक्षण प्रभाव में व्युत्क्रमानुपाती होगा, इनवर्सली होगा, समानुपाती होगा, क्योंकि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे परमाणु में उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण लगेगा, और उतना ज्यादा जो बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन है वो दूर जाएगा, तो जितना ज्यादा प्रतिकर्षण लगेगा इलेक्ट्रॉन में, वही तो क्या कहला रहा है, परीक्षण प्रभाव। तो इसका मतलब परीक्षण प्रभाव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या, हम लोग परीक्षण प्रभाव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण बढ़ेगा, क्योंकि सेम चार्ज है, रिपल्सन बढ़ेगा, और अगर प्रतिकर्षण बढ़ेगा तो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे, तो नाभिक से आउटर सेल के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और वही तो क्या होता है एटम का साइज। नाभिक से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी है वही तो परमाणु की त्रिज्या कहलाती है, तो वो कैसी हो जाएगी, ज्यादा। इसीलिए सीडलिंग इफेक्ट क्या होता है, साइज के समानुपाती और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समानुपाती। इसका मतलब सीडलिंग इफेक्ट और जेड इफेक्ट, परीक्षण प्रभाव और जेड इफेक्ट एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, व्युत्क्रमानुपाती। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्ट तो साइज को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, बाएं से दाएं जाने पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। और मुझे पता है कि सीडलिंग इफेक्ट क्या कर रहा है, साइज को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, क्योंकि इनर मोस्ट के इलेक्ट्रॉनों द्वारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल। अब मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, इसको आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिखो एक बार, फिर मैं इसको अच्छे से और अच्छे से एकदम आपको क्लियर करके दिखाता हूं कैसे क्या होता है। लिखो, इसको लिखा आपने, इसको अच्छे से लिखो, फिर मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। देखो, इसका मतलब मुझे ये पता चला कि प्रभावी नाभिक आवेश तो नाभिक का आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला आकर्षण बल, जिसको हम जेड इफेक्ट बोल रहे हैं। अगर आकर्षण बल है तो आकार में क्या आएगी, कमी आएगी, इसीलिए आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार घटता है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ता है, और अगर प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो जेड इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। जबकि सीडलिंग इफेक्ट क्या करता है, आकार को बढ़ाता है, क्योंकि सीडलिंग इफेक्ट का मतलब ही क्या है कि इनर सेल के इलेक्ट्रॉनों द्वारा आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों या आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन द्वारा बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला प्रतिकर्षण। अगर प्रतिकर्षण लगेगा तो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन या बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, बाहर, और अगर दूर चले जाएंगे मतलब दूर चले जाएंगे तो नाभिक से उनकी डिस्टेंस या दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो साइज में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इसका मतलब मैं ये समझा, इसको मैं प्रूव भी करूंगा कि जब मैं आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाता हूं, लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो जेड इफेक्ट के मान में क्या होती है, वृद्धि, और अगर जेड इफेक्ट के मान में वृद्धि होती है तो साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। यही कारण है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है। जैसे एक कारण और है इसका, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने वाले तत्व ही हैं कि नहीं है। अब देखो ऐसा क्यों होता है, मैं एक बात और बताता हूं। देखो, जैसे अपन लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते तो आप क्या लिखते, हीलियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का 4, 5, 6, 7, हीलियम 2, अगला एस क्या लिखते, कितने नंबर क्या करेगा, 1 नंबर की, तो अगला क्या आता है 2s, और क्या लिखते 2s1। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जाके देखें मेरा लेक्चर, ठीक है, अजय अकेडमी पे आप डालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वहां आ जाएगा, मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। 2s1 ऐसे या बेरिलियम का लिखते तो एटॉमिक नंबर 4, तो इससे पहले जो नोबल गैस आती है वो, तो कितना नंबर की नोबल गैस है, 1 नंबर की, परमाणु क्रमांक भले ही 4 है, 1 नंबर की, तो अगला एस क्या लिखेंगे, एक ज्यादा, तो क्या लिखेंगे 2s। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 तो इसमें चले गए हीलियम में, ठीक है, और 2 इसमें चले जाएंगे तो 4, फिर वही हीलियम, अगर अपन बोरॉन का लिख रहे हैं तो वही एटॉमिक नंबर स्केलियम का 2, अगला क्या आएगा 2s, और 2s में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, भरने कितने हैं 5, 2 और 2 4, तो एक क्या लिखेंगे 2p1। कार्बन का अगर अपन लिखते तो वही हीलियम 2, क्योंकि एटॉमिक नंबर 2, कितने नंबर के क्रिया से 1 नंबर की, तो अगला s क्या आएगा 2s, एक ज्यादा लिखना है, और 2p, तो 2s2 2p2, क्योंकि इसमें 2 ही आ सकते हैं, इसीलिए 2 2 4 और 2 6। अगर इसी प्रकार अपन नाइट्रोजन का लिखते हीलियम 2 क्या 2s2 2p3, क्योंकि हीलियम में 2 चलेगा, 2 और 2 4 और 3 7, और कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं 7, एटॉमिक नंबर क्या होता है 7 होता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, ये सब लेफ्ट टू राइट वाले ही तत्व हैं, आप आवर्त सारणी को खोल के देखेंगे तो ये लेफ्ट टू राइट वाली एलिमेंट है। तो जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो देखो कोष की संख्या या सेल की संख्या समान रह रही। कोष का मतलब जो आउटर सेल में जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो समान है, क्योंकि एक ही आवर्त के तत्व हैं, और आवर्त को ही कौन बताती है, मुख्य क्वांटम संख्या। तो देखो सबका बाह्यतम कोष में कोष कौन सा है, दूसरा 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 दूसरा। और मुझे पता है कि परमाणु में ये नाभिक होता है, ये जैसे पहला कोष, ये दूसरा कोष, ये तीसरा कोष। तो ये सारा चाहे लिथियम हो, चाहे बेरिलियम हो, चाहे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, सब में कौन सा कोष है 2s और 2p, मतलब दूसरा कोष है। n का मान तो है, मुझे पता है कि n का मान किसको बताता है, कोष की संख्या को, या किसको बताता है, आकार के बारे में जानकारी देता है। तो मुझे एक बात बताओ कि इसमें सब में इलेक्ट्रॉन किस कोष में जा रहे हैं, दूसरे कोष में। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, जब मैं इधर से इधर जा रहा हूं लेफ्ट टू राइट, तो एक ही कोष में जा रहे हैं, तो मुझे बताओ कोष की संख्या बढ़ रही है क्या, नहीं।
क्योंकि कोष की संख्या आकार को बताती है। अगर कोष की संख्या बढ़ती तो आकार बढ़ता कि नहीं बढ़ता? एक ही कोष में जा रहे हैं तो साइज तो बढ़ नहीं रहा क्योंकि एक ही कोष में जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि लगातार जब मैं इधर से इधर जा रहा हूं तो एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है? एटॉमिक नंबर तो लगातार बढ़ रहा है, और अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो प्रोटॉन की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। और अगर प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो जेड इफेक्ट के मान में क्या होगी? वृद्धि होगी। यही कारण है कि मुझे पता है कि भैया जब अगर जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो मुझे पता है कि आकार में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। इसीलिए आकार क्या होता है? घटता जाता है। जेड इफेक्ट की कितनी वैल्यू बढ़ती है मैं वो भी आपको बताऊंगा। आप चाहें तो समझने के लिए इसको लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया सारे इलेक्ट्रॉन अगर आप देखेंगे लेफ्ट टू राइट वाले तत्वों में एक ही कोष के तत्व हैं, तो कोष तो समान है। समय देखो 2s 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 2p 2s 2p, तो इनका मान तो समान है, तो इसका मतलब दूसरा कोष है। इलेक्ट्रॉन एक ही कोष में जा रहे हैं लेकिन एटॉमिक नंबर लगातार बढ़ रहा है। इसका मुझे पता है एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, और प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो जेड इफेक्ट बढ़ेगा, और अगर जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो आकार क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करता, ये सारे आवर्त के तत्व थे, ठीक है, आवर्त के लेफ्ट टू राइट वाले, ठीक है, इसको लिख लो आप चाहो तो इसमें अपनी कॉपी में। अब देखो, अगर मैं बात करता वर्ग के तत्वों की, वर्ग क्या होती हैं? जो आवर्त सारणी में खड़ी लाइनें होती हैं वो वर्ग कहलाती हैं, ठीक। देखो ये क्लियर हुआ और अच्छे से कि क्यों आकार घटता है। अगर मैं बात जैसे वर्ग की बात करता एस ब्लॉक की, ली ना करो रब से फरियाद। एस ब्लॉक होता है ना, एस ब्लॉक उसके तत्व हैं। ऐसे जो खड़ी लाइन वाले तत्व, हम एस ब्लॉक को देखेंगे तो ये तत्व ऊपर से नीचे जाने पर, इन्हीं की बात कर लेते हैं अपन। तो ऊपर से नीचे हम जब जाते हैं ना, ऊपर से टॉप, ऊपर को तो बोलते हैं टॉप, और जो खड़ी लाइन होती है ना आवर्त सारणी में उनको वर्ग बोलते हैं। तो टॉप टू जब हम बॉटम जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है। देखो क्यों बढ़ता है साइज आवर्त सारणी में? मुझे पता है कि जब मैं लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता तो आप क्या लिखते? हीलियम 2, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना? 3, सोडियम का होता है 11 और पोटेशियम का होता है 19, ठीक है। तो हीलियम का लिखते आप वही He2, और क्या लिखते? 2s1, क्योंकि 3 लिखना है। सोडियम का आप लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप क्या लिखते हैं? इससे पहले कौन सी नोबल गैस आती है सोडियम से पहले? नियॉन 10, ठीक है। मैंने ये बताया था कितने नंबर की नोबल गैस है? 2 नंबर की। एटॉमिक नंबर 10 है लेकिन कितने नंबर की नोबल गैस है? 2 नंबर की। तो इसका मतलब कितने आवर्त खत्म हो गए? 2, क्योंकि अंतिम तत्व यही होते हैं। तो अगला जो एस आएगा वो क्या आएगा? 3s, और मुझे कितने इलेक्ट्रॉन भरने? 1, तो 3s1। फिर देखो पोटेशियम, ये वर्ग के तत्व हैं। वर्ग के तत्व में ऊपर से जाने पर आकार क्यों बढ़ता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इससे पहले कौन सी नोबल गैस आती है? पोटेशियम से पहले आर्गन 18, कितने नंबर की नोबल गैस है? 3 नंबर की। हीलियम, नियॉन, आर्गन, तो कितने आवर्त खत्म हो गए? 3। तो अगला एस आएगा वो क्या आएगा? 4s1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता चुका हूं मैं पोटेशियम का, ये होगा। तो आपको क्या दिख रहा है? आपको क्या दिख रहा है कि मुझे पता है कि परमाणु में ये तो होता है नाभिक, ये पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष, और मुझे पता है कि कोष की संख्या n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। कोष की संख्या किसको बताती है? आकार को। अगर कोष की संख्या बढ़ रही होती है तो आकार साइज क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। अगर कोष की संख्या बढ़ रही है, ये कोष की संख्या आकार को बताती है। कोष का मतलब मुक्त क्वांटम संख्या, मुक्त क्वांटम संख्या आकार से संबंधित होती है। तो मैंने आपको बताया था पहले कि नहीं बताया था? तो देखो इसमें तो कौन सा कोष है? लिथियम में दूसरा। लिथियम में कौन सा कोष है? दूसरे कोष में अंतिम इलेक्ट्रॉन है, तो ये डिस्टेंस। अगर मैं सोडियम में बात करूं तो कौन सा कोष है? तीसरा कोष। तो यहां से तो ये डिस्टेंस थी, सोडियम वाले में ये डिस्टेंस है, ठीक है। पोटेशियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस कोष में जा रहा है? चौथे कोष में जा रहा है। तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की ये डिस्टेंस है। तो मुझे बताओ कि जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं वर्ग में ग्रुप बोलते हैं वर्ग को, वर्ग में ऊपर से नीचे अपन जब जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, तो मुझे एक बात बताओ कि ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोष की संख्या क्या होती है? कोष की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। और अगर कोष की संख्या बढ़ेगी तो कोष का मतलब ये पहला, नाभिक के नजदीक पहला कोष, फिर दूसरा कोष, तीसरा, फिर चौथा, तो साइज क्या होगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। इसीलिए आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार क्या होता है? बढ़ता है। आकार क्या होता है? बढ़ता है। एस ब्लॉक का एग्जांपल लेके मैंने आपको बताया है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जब ऊपर से नीचे जाते हैं, जैसे लिथियम से सोडियम से पोटेशियम, एस ब्लॉक को आप देखेंगे, आवर्त सारणी जरूर देखेंगे, आपको कसम है मेरी, तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इसमें दूसरा कोष आता है, इसमें तीसरा कोष, इसमें चौथा कोष, ठीक है। तो पहले दूसरा कोष नजदीक, तीसरा और दूर, और चौथा और दूर। तो कोष की संख्या लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है। और अगर कोष बढ़ता है तो आकार में क्या होती है? वृद्धि, क्योंकि पहला कोष नजदीक होगा, दूसरा और दूर होगा, तीसरा और दूर, चौथा और दूर। जबकि जब आवर्त सारणी में अपन बाएं से दाएं जा रहे थे तो कोष समान था, उसी कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे, ठीक है। इसीलिए
इलेक्ट्रॉन तो कोष बढ़ नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन उसी कोष में जा रहे हैं, लेकिन परमाणु क्रमांक लगातार बढ़ रहा है, तो प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, लगातार बढ़ेगी। अब आप बोलेंगे सर परमाणु क्रमांक तो यहाँ पे भी बढ़ रहा है, यहाँ 3 है, यहाँ 11 है, यहाँ 19 है, तो इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा अभी कि भाई जब हम वहां जाते हैं तो वहां जेड इफेक्ट बढ़ता है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन की संख्या लगातार बढ़ती है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है। लेकिन जब हम जेड इफेक्ट की बात यहाँ करेंगे ना वर्ग में, लिथियम से सोडियम गए, सोडियम से पोटेशियम, तो जेड इफेक्ट के मान में कोई वृद्धि नहीं होती है। तो वो वैल्यू में वास्तव में आपको बताऊंगा। आपको आपके एग्जाम के हिसाब से, सीखने के हिसाब से ये दिमाग में रखना है कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है वर्ग में। क्यों? क्योंकि कोष की संख्या लगातार बढ़ती है, और कोष किसको बताता है, आकार को बताता है। जबकि आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाने पे, बाएं से दाएं जाने पर आकार में क्या होती है, कमी, क्योंकि कोष की संख्या समान रहती है और प्रोटॉन लगातार बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक लगातार बढ़ रहा होता है और कोष समान रहता है, एक ही कोष में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ठीक है, जैसे दूसरा कोष होगा दूसरे में जाएंगे, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एग्जाम्पल बताया था। ठीक है, तो इसका मतलब प्रोटॉन बढ़ेंगे तो जेड इफेक्ट बढ़ेगा, और जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो आकार में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब चाहो तो इसको इस तरीके से बनाओ, ये दिमाग में रखना, नोट डाल के लिख लो। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आकार में कमी होती है क्योंकि कोष की संख्या समान रहती है, और जेड इफेक्ट लगातार बढ़ता है क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो प्रोटॉन बढ़ते हैं। जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है आवर्त सारणी में। क्यों बढ़ता है? क्योंकि भाई कोष की संख्या लगातार बढ़ रही है, और कोष की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, साइज में क्या होगी, वृद्धि होगी। इसको आप इससे बना भी सकते हैं प्रूफ करने के लिए। ठीक है, ये कोष को मुख्य क्वांटम संख्या बताती है, n बराबर 1 2 3 4। तभी मैंने बोला था कि आकार से संबंधित क्वांटम संख्या होती है मुख्य क्वांटम संख्या। आप इसको चाहें तो बना सकते हैं। फिर मैं एक स्लाइडर के रूल से अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि अब बाएं से दाएं आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर ही जेड इफेक्ट बढ़ता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। यहाँ जेड इफेक्ट अपरिवर्तित रहता है, तो कैसे रहता है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप इसको लिख लो, ये लिखा आपने। अब देख, मैं इसको अच्छे से प्रूफ करता हूं। ये जो आपने पढ़ा ये आपका काम का है बहुत ज्यादा। अब तो मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। यहाँ आपको पता होना चाहिए स्लेटर रूल क्या कहता है। ठीक, ये बात हमको अच्छे से समझ आ गई। देखिए स्लेटर रूल क्या है। स्लेटर रूल जेड इफेक्ट की वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला है। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान निकालने का फॉर्मूला है Z माइनस सिग्मा। ये उसका फॉर्मूला होता है। स्लेटर रूल के अनुसार अपन प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान निकालते हैं, कितना आता है। Z जो होता है वो होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है, और जो सिग्मा ये है परिरक्षण नियतांक। इसकी वैल्यू कैसे निकालें वो मैं बताता हूं। परिरक्षण नियतांक, अगर इसकी वैल्यू आ जाए तो हमारे पास जेड इफेक्ट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आवर्त सारणी जब हम निकालेंगे वैल्यू, तो मैं अभी बताता हूं कि बाएं से दाएं जाएंगे तो मुझे पता है जेड इफेक्ट बढ़ रहा है, लेकिन वो कितना बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, वो बताना चाहूंगा बाएं से दाएं जाने पे। और जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो ठीक है, जेड इफेक्ट के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई वृद्धि नहीं होती है। ठीक, और कोष की संख्या लगातार बढ़ती है, और कोष की संख्या बढ़ती है तो आकार क्या होता है, बढ़ता है। ठीक, और जेड इफेक्ट बढ़ता नहीं है। जबकि बाएं से दाएं जाने पर कोष की संख्या तो समान है और जेड इफेक्ट लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, ये हम सैद्धांतिक रूप से बोल रहे हैं, मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा। तो जेड इफेक्ट बढ़ेगा बाएं से दाएं जाने पे, और एक ही कोष में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो मुझे पता है कि आकार में क्या आएगी, कमी। क्योंकि जेड इफेक्ट का मतलब क्या है, नाभिक का आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण। तो आकर्षण क्या कर देता है, साइज को कम, क्योंकि आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को क्या ले आएगा, पास ले आएगा। देख, जेड स्लेटर रूल किसके लिए है, जेड इफेक्ट बराबर जेड माइनस सिग्मा। जेड इफेक्ट की वैल्यू निकालने का एक सूत्र है। ठीक है, क्या है, जेड क्या एटॉमिक नंबर, सिग्मा क्या परिरक्षण नियतांक। परिरक्षण नियतांक क्या लगा निकालते हैं, देखो ये किसी अंतिम इलेक्ट्रॉन पे निकाला जाता है। स्लेटर का नियम है जेड इफेक्ट का मान अंतिम इलेक्ट्रॉन पे, आउटर लास्ट इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, आउटर मोस्ट लास्ट इलेक्ट्रॉन पे क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। ठीक है, तो अगर उसी जिस कोष में इलेक्ट्रॉन पे अपन निकाल रहे हैं उसी कोष के इलेक्ट्रॉन, मतलब जिस कोष में इलेक्ट्रॉन है, अगर उसी कोष के इलेक्ट्रॉन उस पर प्रतिकर्षण लगा रहे हैं, प्रतिकर्षण लगाएंगे एन कोष के का प्रतिकर्षण, जिस कोष में इलेक्ट्रॉन पर अपन लास्ट पर प्रतिकर्षण देख रहे हैं उसी कोष के लगा रहे हैं, उसी सेल के लगा रहे हैं, तो उसकी वैल्यू होती है 0.35 एक इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर n-1 कोष के लगा रहे हैं, सेल के लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण आउटर इलेक्ट्रॉन पे, तो उसके लिए वैल्यू होती है 0.85। ठीक है, और अगर n-2 3 4 100 m अगर इतने अंदर कोष के लगा रहे हैं तो उनके द्वारा प्रतिकर्षण लगाया जाता है एक के द्वारा एक लगाया जाता है। मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे कि एग्जांपल लेता हूं। एक बात याद रखनी, अगर यहां 1s ऑर्बिटल हो, 1s ऑर्बिटल जैसे 1s2 हो और 1s2 में एक इलेक्ट्रॉन में निकालूंगा, तो वहां उसी कोष के द्वारा इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण होता है 30। ये हाइड्रोजन के लिए ये केस होता है केवल। ठीक है, जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन नहीं हीलियम है, जैसे मेरे पास हीलियम का मुझे निकालना है परिरक्षण, मुझे जेड इफेक्ट की वैल्यू निकालनी है, तो 1s2 होगा। ठीक है, 1s2 होगा, तो इसमें कैसे निकालेंगे कि ये तो नाभिक है, इसमें पहला ही कोष है, ये इलेक्ट्रॉन की हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2,
तो एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन। तो किसी एक इलेक्ट्रॉन पर देखना आउटर सेल के, इस पर तो एक ही सेल, एक ही कोष है, इस पे देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इस पे प्रतिकर्षण लगाएगा, तो ये इसकी कौन सा कोष है, ये 1s है, 1s सेल है। तो ये जो 1s का जो इलेक्ट्रॉन लगाता है ना, जब क्यों, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे जो इलेक्ट्रॉन जिस कोष में है, अगर उसी कोष का दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो जिस कोष में है माना n कोष में है, उसी कोष का इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण लगाएगा तो 0.35 वैल्यू लेनी है। लेकिन अगर 1s वाला वो है, वो जो n कोष है, अगर वो 1s है, तो ये जो वैल्यू है ना, ये इसकी जो ns कोष वाली, ये 0.30 लेनी है, 0.30। कितना इलेक्ट्रॉन लगा रहा है, एक। तो सिग्मा का मान क्या आ जाएगा, ये सिग्मा की वैल्यू निकालने का तरीका है। सिग्मा का मान क्या आ जाएगा, 0.30 आ जाएगा। और अगर मुझे हीलियम के लिए जेड इफेक्ट निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, जेड माइनस सिग्मा। तो हीलियम के लिए जेड का मतलब कितना होता है, 2, और ये कितना आया 0.30, तो कितना आ जाएगा 1.70 जेड इफेक्ट आ जाएगा हीलियम के लिए, ठीक है। और बताता हूं मैं, जैसे देखो, आप चाहे इसको वीडियो को वो करके लिख लेना है ना। जैसे मैं निकालता, ये पहले तो ये सोचो कि एन कोष का इलेक्ट्रॉन अगर लगा रहा है, जैसे एग्जाम्पल है मेरे पास लिथियम का, मैं पहले बाएं से दाएं वाले तत्वों में ही देख लेता हूं, ठीक है। लिथियम का निकालूंगा मैं, 2-3 का निकाल के दिखाऊंगा, बेरिलियम का, बोरॉन का, कार्बन का, जेड इफेक्ट, ठीक है। बाएं से दाएं जा रहे हैं, मुझे पता है वैसे तो बढ़ता है, क्योंकि एक ही कोष में इलेक्ट्रॉन जाते हैं और परमाणु क्रमांक लगातार बढ़ रहा है, तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है। तो ये तो मुझे पक्का पता है कि बढ़ेगा, लेकिन वो कितना बढ़ेगा ये बात है, ठीक है। तो देखो, मुझे पता है कि लिथियम का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1, यही है। तो ये नाभिक होता है, पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, पहले कोष में इलेक्ट्रॉन है भाई साहब 2, 1s में है ना। कोष का मतलब जो n का मान अलग अलग होता है वो अलग अलग कोष है। और दूसरे कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक। ऐसे ही बनाएंगे, ये पहला कोष है n बराबर 1 और n बराबर 2, 1s2 2s1। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन भी निकालते हैं, तो इस पे निकालेंगे तो ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इस पे प्रतिकर्षण लगाएगा और ये भी लगाएगा, ठीक है। तो सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे, उससे जेड इफेक्ट आ जाएगा। तो मुझे सिग्मा का मान कितना आ जाएगा, देखो, जिसको हम परीक्षण एकता में बोलेंगे, परीक्षण प्रभाव भी यही होता है, आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन का बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण। अगर जिस कोष में इलेक्ट्रॉन उससे पहले वाले के अगर लगाते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू अपन क्या लेते हैं, 0.85। तो यहाँ उससे अंदर वाला ही, तो ये जैसे 2s और ये 1 है, तो अगर ये n होता तो ये अंदर वाला क्या होता है, n-1। तो वही तो है कि अगर जिस पे इलेक्ट्रॉन है उसी के लगा रहे हैं, तब तो वो लेनी है वैल्यू 0.35। अगर वो 1s है ऑर्बिटल, तो 30 लेनी है, ये दिमाग में रखना है, प्रतियोगी परीक्षा में बहुत बार ही पूछ लेता है। और अगर एक अंदर वाला है, ठीक है, और अन्यथा के लिए तो फिर 0.35 ही लेनी है। n-1 एक अंदर वाला है, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए 0.85, तो अंदर वाली, तो अगर जिससे 2s का इलेक्ट्रॉन 1s के लगा रहे हैं तो 0.85 लेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन है वो, 2। तो कितना आ जाएगा, सिग्मा का मान 1.70। तो जेड इफेक्ट निकाल सकते हैं अपन यहाँ से। जेड इफेक्ट का मतलब क्या है, जेड माइनस सिग्मा। लिथियम का अगर मैं देखूँ एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3, सिग्मा कितना आया 1.70। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो भी आ जाए निकाल के देखो कितनी आ जाएगी, 2, 1.30 आ जाएगी, ठीक। ऐसे ही निकालो बेरिलियम के लिए। बेरिलियम का वही क्या, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक क्या, 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2, यही होता है बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो हम सीख ही गए हैं। तो देखो, दिख रहा है आपको, ठीक है। देखो, तो वही लिखेंगे अपन, क्या बनाएंगे, नाभिक, ये पहला कोष, ये दूसरा कोष। पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और दूसरे कोष में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। जो n का मान होता है वो कोष को शो करता है, इसका मतलब 2 लग रहा है, तो दूसरा कोष है, ये तो पहला कोष है, ठीक है। तो किसी एक इलेक्ट्रॉन पे निकालना है मुझे, आउटर सेल के पे, तो आउटर सेल 2s वाला ही है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे, तो इसमें इसके जो इसमें कोष में होगा ये भी इलेक्ट्रॉन लगाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी इस पे प्रतिकर्षण लगाएंगे। तो मुझे सिग्मा निकालूंगा पहले, तो सिग्मा क्या, जिस कोष में इलेक्ट्रॉन है अगर उसी कोष के इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं प्रतिकर्षण, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू कितनी लेनी, 0.35। तो क्या लगाएंगे, 1 गुणा 0.35 प्लस, अगर उससे अंदर वाले कोष के इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण लगा रहे हैं, जैसे 2s और 1s वाले लगा रहे हैं, तो वैल्यू कितनी लेनी, 0.85। एक इलेक्ट्रॉन के लिए उसको जोड़ देंगे, तो 0.85 एक इलेक्ट्रॉन के लिए 2 के लिए कितनी हो जाएगी, 0.85 गुणा 2। तो सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.35 प्लस 0.85 गुणा 2, तो क्या आ जाएगी 1.70। तो सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.05। अब मुझे क्या निकालना है, जेड इफेक्ट निकालना है। दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है, जेड इफेक्ट निकालना है, दिख रहा है ना, यस, जेड इफेक्ट निकालना है। तो जेड इफेक्ट क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना, 4, माइनस कितना घटा देंगे, 2.05। और जब 2.05 अपन 4 में से घटाएंगे तो बताओ कितना आएगा, कितना आएगा, 1.95, ठीक। ऐसे आप बोरॉन का निकाल सकते हैं और ऐसे आप कार्बन का निकाल सकते हैं। बोरॉन का भी मैं बता देता हूं, ठीक है, बता देता हूं मैं बोरॉन का भी। देखो, बोरॉन का एटॉमिक नंबर वही 5, परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या, 1s2 2s2 2p1, ऐसे ही लिखेंगे। इसको अगर अपन बनाएंगे उसको नाभिक के परमाणु का पूरा डायग्राम, तो ये नाभिक, ये पहला कोष, ये दूसरा कोष, 2 ही कोष है, क्योंकि एक तो n का मान 1 है और एक n का मान क्या है, 2 है। अगर मैं बात करूं पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं,
और दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 है, 2s और 2p। भले s और p अलग अलग है लेकिन है तो n का मान तो सेम और n का मान समान, तो कोष समान। तो ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन तो s में है और 1 इलेक्ट्रॉन p में, क्योंकि 2 लग रहा है ना आगे, तो ये n का मान 2 n का मान 2, इसका मतलब दूसरे कोष के हैं 2s और 2p। तो इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? एक तो p का और 2s के, तो 3 इलेक्ट्रॉन है। तो मुझे पता है कि परीक्षण प्रभाव में किसी एक इलेक्ट्रॉन पे देखता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन पे देख लेंगे, एक पे देख ला मैंने, माना किसी पे भी देख लिया, आउटर सेल के पे देखेंगे। ठीक, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के लास्ट इलेक्ट्रॉन पे देखा जाता है। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन इस पे प्रतिकर्षण लगाएंगे और अंदर वाले भी 2 लगाएंगे, क्योंकि एक पे तो देख रहे हैं तो 2 ही बचा आउटर सेल में। तो मुझे पहले यहां से क्या निकालना होगा? सिग्मा। जिस कोष में इलेक्ट्रॉन पे देख रहे हैं अंतिम में, अगर उसी कोष के इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं तो एक के लिए 0.35, तो यहाँ कितने लगा रहे हैं? 2, तो क्या कर देंगे? 0.35 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, दिख रहा है 0.35 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस इससे अंदर वाले कितने इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं? 2 लगा रहे हैं अंतिम इलेक्ट्रॉन पे, तो अंदर एक अंदर वाला लगा रहा है तो कितना लेना है? 0.85 लेना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं तो 0.85 मल्टीप्लाइड बाई क्या? 2। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.35 तो 0.70, ये कितनी आ जाएगी? 0.85 तो 1.70, और आप इसको जब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा बताओ? उससे आप जेड निकाल के बताओ मुझे, बताओ। तो ये कितना आएगा? 2.40। अब मुझे जेड इफेक्ट निकालना है, आपको दिख रहा है ना ये, ठीक है। ये कितना आया? 2.40 दिख रहा है। और अगर 2.40 आएगा तो इसका जेड इफेक्ट कैसे निकाल देंगे? नीचे कैसे लूप लिख रहा हूं बोरॉन का, क्या करेंगे? जेड माइनस सिग्मा, जेड कितना था? परमाणु क्रमांक 5, इसमें से कितना घटा देंगे? 2.40, सिग्मा की वैल्यू आई 2.40, तो जेड इफेक्ट कितना आ जाएगा? 2.60। ऐसे में कार्बन का निकाल दो, तो इसका मतलब देखो अभी कार्बन का निकाल दे तब बात करेंगे। कार्बन का 6, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं तो क्या वही 1s2 2s2 2p2, यही होता है कार्बन का 1s2 2s2 2p2। अगर मैं इसको खोल के बनाता परमाणु में, तो ये नाभिक, पहला कोष, दूसरा कोष, पहले कोष में कौन है? 1s2 और दूसरे कोष में 2s और 2p। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे कोष का मतलब n का मान समान होता है, वो सेम कोष होता है। तो 2s और 2p में दोनों कौन सा कोष है? दूसरा कोष है। पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। दूसरे में कितने हैं? 2s और 2p मिला के 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन है। दिख रहा है आपको? दिख रहा है, ठीक है। किसी एक इलेक्ट्रॉन पे निकालते हैं, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे, तो आउटर सेल वाला 2s 2p वाला एक पे, तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन लगाएंगे? 3, क्योंकि 4 है तो एक तो देख रहे हैं 3 लगाएंगे, और इसके अंदर वाले में कितने, अंदर वाले कितने लगाएंगे? 2 लगाएंगे। तो सिग्मा निकाल सकता हूं यहां से, मैं निकाल सकता हूं, यस। कैसे? कि सिग्मा बराबर जिस कोष में इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में उसी के लगा रहे हैं, तो एक के लिए 0.35, यहाँ कितने लगा रहे हैं? 3 लगा रहे हैं, तो 0.35 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस n-1 वाले अगर लगाते हैं तो 0.85, कितने लगा रहे हैं? 2 लगा रहे हैं। जैसे ये 2s है, ये 1 है, तो ये n होता, तो ये n-1 ही तो होता 1। 0.85 मल्टीप्लाइड बाई 2, दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा? 0.35 और 1.05 और 0.85 1.70, ये आ जाएगा 2.75। ये किसकी वैल्यू आई है? सिग्मा की, 2.75 आपको दिख रहा है, ठीक है, 2.75। तो इसका अपन जेड इफेक्ट निकाल सकते हैं कार्बन का, यस। जेड माइनस सिग्मा, जेड कितना होता है कार्बन का? 6, और सिग्मा कितना आया? 2.75। कितनी वैल्यू आएगी? 3.25। किसकी आई है? जेड इफेक्ट की वैल्यू आई। क्या देख रहे हैं आप? अब देखो ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड हो गया कि जब मैं बाएं से दाएं जा रहा हूं, लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन को निकालते हो, ऑक्सीजन को निकालते तो बहुत ज्यादा आती, फ्लोरीन की निकालते तो बहुत ज्यादा आती, ठीक है। तो यहां देखो जेड इफेक्ट की वैल्यू कितनी आई? 1.30। कितनी आई इसके लिए? लिथियम के लिए मैं जेड इफेक्ट की वैल्यू लिख रहा हूं 1.30। जब मैंने बेरिलियम के लिए निकाली तो 1.95 आई। मैंने जब बोरॉन के लिए निकाली तो देखो कितनी आई जेड इफेक्ट की वैल्यू? 2.60। और जब मैंने कार्बन के लिए निकाली तो कितनी आई? 3.25। निकालने का तरीका मैंने अच्छे से आपको बता दिया है। तो देखो क्या हो रहा है, जेड इफेक्ट के मान में लगातार कितनी वृद्धि हो रही है? 1.30 से 1.95 जा रहे हैं, तो 0.65। 1.95 से अगर मैं 2.60 जा रहा हूं तो कितना? 0.65, ठीक है। और अगर मैं बोरॉन से कार्बन पे जा रहा हूं तो कार्बन का कितना है? 3.25। तो 2.60 और 3.25 में भी कितने का अंतर है? 0.65। इसका मतलब जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, बाएं से दाएं जा रहा हूं आवर्त सारणी में, लेफ्ट टू राइट वाले एलिमेंट है एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के, ऐसी तो आवर्त सारणी को खोल के देखना, तो जेड इफेक्ट के मान में लगातार वृद्धि हो रही है, और वो कितनी होती है? 0.65 होती है। इसको कौन बताता है? स्लेटर का नियम इसको बताता है, ठीक है। आप इसको लिखो अच्छे से, समझ के। ये सारा केवल एक याद रखना है, अगर 1s का इलेक्ट्रॉन है हीलियम के लिए जैसे होता है 1s2, तो एक इलेक्ट्रॉन में देखेंगे हीलियम के लिए, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो 1s2 लिखेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन पे, तो वो जब 1s का इलेक्ट्रॉन लगाएगा हीलियम के एक इलेक्ट्रॉन पे, तो वहां वैल्यू 0.30 ली जाती है केवल, ठीक है, केवल हीलियम के केस में, और सब में ऐसा नहीं है। अगर 1s का ही 1s के पे लगा रहा है तो वैल्यू 0.30, अन्यथा फिर वही
n कोस जिस कोस में इलेक्ट्रॉन है उसी कोस का लगा रहा है उसी सेल का, तो 0.35 लेनी है, ठीक है। और अगर उसके एक अंदर वाला लगा रहा है तो 0.85 और अंदर वाले लगा रहे हैं सो ऑन, तो अपन को कितनी लेनी है, एक लेनी है सबके लिए, चाहे n-2 हो n-3 हो कुछ भी हो। जैसे यहाँ होता 4s 3s और 2s, तो 2s वाले के लिए अपन कितनी लेते, एक लेते, 2s में जितने इलेक्ट्रॉन होते, क्योंकि 4s का मतलब जैसे 4s होता 3s होता और होता 2s, तो अपन 4s के इलेक्ट्रॉन पे देखते तो ये n हो जाता, तो ये क्या हो जाता है n-1 और 2s क्या हो जाता है n-2। तो ये इलेक्ट्रॉन जो लगाते 4s के पे 4s वाले लगाते इलेक्ट्रॉनों पे, तो उसको लिए तो 0.35 लेते, 3s वाले 4s के पे लगाते क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन में देखते हैं तो n-1 के लिए 0.85 और n-2 मतलब 2s वाले लगाते, ये n है तो n-1 है और ये n-2 है, तो सीधा दिख रहा है अगर 4 है ये 3 है 2 है तो इसमें n-2 का ही तो अंतर है 4s 2s में, तो कितना लेते हैं अपन 1 एक इलेक्ट्रॉन के लिए, जितने होते हैं उनको उतने से गुणा कर देते, ठीक है। आई होप आप समझे होंगे, इस पूरे को आप समझ कर अच्छे से लिखो, फिर अपन बात करेंगे वर्ग में। ये तो आवर्त में बात हुई कि आवर्त में लगातार जेड फैट का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। अपन जब से बोल भी रहे थे कि एक ही कोष में इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं, लगातार परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो जेड फैक्ट बढ़ता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, और प्रोटॉन का मतलब नाभिक पर धनात्मक आवेश, तो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन का आकर्षण कैसा लगाएगा, ज्यादा। तो ये प्रैक्टिकल भी हमने प्रूव कर दिया। जबकि वर्ग में जेड फैट का मान परिवर्तित नहीं होता है, बहुत मिनिमम होता है तो होता ही नहीं है वर्ग में, ठीक है। अगर जेड फैट का परिवर्तित होता तो आकार में वृद्धि नहीं होती, वो तो आकार को कम कर देता, लेकिन मुझे पता है कि वर्ग में जेड फैक्ट बदलता नहीं है और कोष की संख्या लगातार क्या होती है, बढ़ती है। जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम बताया था, लिथियम में दूसरा कोष, सोडियम में तीसरा कोष 3s1 होता है, पोटेशियम में 4s1, तो कोष की संख्या लगातार बढ़ती है और कोष किसको बताता है, आकार को। इसीलिए वर्ग में क्या होता है, आकार लगातार बढ़ता है, जेड इफेक्ट अपरिवर्तित रहता है। तो इसको प्रूफ करेंगे हम, ठीक है। इसको लिखो ये परिवर्तित कैसे रहता है, ठीक है। लिखो इसको, मैं बताता हूं फिर वर्ग के तत्व लेके, ठीक है। आपने लिखा, अब मैं देखो आप वर्ग में बताता हूं। ये तो आवर्त के तत्व थे तो पता चल गया साफ कि भैया आवर्त में जेड इफेक्ट बढ़ता ही है। स्लेटर ने भी इसको प्रूफ कर दिया और हमने भी इसको प्रूफ करवा दिया, ठीक है। यहाँ पे अब हम वर्ग में बात करते हैं। मैं बोल रहा था ना आपसे वर्ग में परिवर्तित रहता है, ये सबको आप लिखना है, ठीक है, अच्छे से। ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी इतनी नीट एंड क्लियर। उद्देश्य भैया एकेडमी का आपको सिखाना सारी चीजें, ठीक है। और आपसे पूछे कोई प्रतियोगी परीक्षा आप दे रहे हैं कि आवर्त में जब अपन बाएं से दाएं जाते हैं तो जेड इफेक्ट में कितने की वृद्धि होती है, तो 0.65 की लगातार क्या होती है, वृद्धि। मैं अगर एलिमेंट लेता वर्ग के एलिमेंट लेता, जो वर्ग क्या होते हैं आवर्त सारणी में, जो ऊपर से नीचे वाली जो लाइन होती है ना, वो जैसे मैं लेता सोडियम और लेता मैं पोटेशियम, दो तत्वों की बात कर लेता हूं, तो वर्ग में ऊपर से नीचे तो जाते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं सोडियम, फिर हली ना करो रब से फरियाद, ठीक है। आपने 11th-12th में भी पढ़ा होगा, तो सोडियम पोटेशियम एस ब्लॉक के एलिमेंट है, एस ब्लॉक के। तो वर्ग के एलिमेंटों में मुझे पता है कि कोष की संख्या बढ़ती है, तो कोष की संख्या बढ़ती है तो आकार बढ़ता है। जबकि जेड इफेक्ट अपरिवर्तित रहता है, तो मुझे अपरिवर्तित नो चेंज वाला जो वर्ड है ना उसको क्लियर करते हैं, वास्तव में कोई अपरिवर्तित रहता है क्या। देखो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, परमाणु क्रमांक होता है शर्मा शर्मा प्रसाद शर्मा, ऐसे तो लिखोगे। तो पहला एस को 1s से चालू करते हैं, अगला तो 2s आएगा, पी को 2 से चालू करते हैं, तो 1s2 2s2 और क्या 2p6 और 3s1, ऐसे ही लिखोगे। पोटेशियम का लिखोगे तो थोड़ा सा नीचे बनाता हूं, ठीक है, 9। क्या पोटेशियम का क्या लिखोगे आप, 1s2 2s2 2p6 19 है, 3s2 3p6 और 4s1। शर्मा शर्मा प्रसाद शर्मा, ठीक है। देखो 19 हो गए। अब मुझे जेड इफेक्ट निकालना है, निकाल देंगे, कोई बात नहीं। मुझे पता है कि अगर इसको मैं ऐसे परमाणु की संरचना में बनाता तो ये नाभिक, इसमें कितने कोष हैं, देखो ये तो पहला कोष 1s 2s 2p दूसरा कोष और 3s तीसरा कोष, तो 3 कोष हैं इसमें, ठीक है। पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। दूसरे कोष में n का मान समान है, तो दूसरे कोष में 2p हो चाहे 2s, तो n का मान समान है तो कोष समान है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, तो मैं एक साथ लिख देता हूं यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है। जबकि तीसरे कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका मैं जेड इफेक्ट निकालने की कोशिश करता तो पहले मुझे क्या चाहिए होता, सिग्मा निकालने का मेरे पास क्या फॉर्मूला है कि भैया अंतिम इलेक्ट्रॉन पे निकालते हैं तो अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। भाई ये तो पहला कोष है n बराबर 1 और ये n बराबर 2 2s 2p और n बराबर 3 3s, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन पे तो ये 8 इलेक्ट्रॉन इस पे प्रतिकर्षण लगाएंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण लगाएंगे। मुझे पता है, इसको मिटा दूंगा मैं, इस तरह से मिटा देता हूं, ठीक है। देखो अगर जिस कोष में इलेक्ट्रॉन होता है उसी कोष के लगाते हैं, जब तो अपन क्या लिखते हैं 0.35। अगर एक अंदर वाले लगाते हैं तो अपन कितना लेते हैं भाई, 0.85। तो यहाँ अंदर वाले, एक अंदर वाले, जैसे n होता तो n-1 होता, तो 0.85 को आप कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से, ठीक है। और n-2 क्योंकि ये n है, n बराबर 3 n है, तो ये n-2 तो n बराबर 1, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं, तो मुझे पता है 1 इलेक्ट्रॉन के लिए आप कितना लेते हैं, 1, तो 2 के लिए आप कितना लेंगे,
2 लेंगे, एक से एक को 2 से गुणा कर देंगे ना। जैसे ये n होता 3 n बराबर 3, तो ये n-1 और ये n-2। सिग्मा देखो कितना आएगा, मुझे बताओ एक बार सॉल्व करके सिग्मा कितना आएगा। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सिग्मा आएगा 8.8। ठीक है, ये इसको जोड़ोगे तो 6 कुछ आएगा और ये 2, तो 8.8 आएगा। मुझे जेड इफेक्ट निकालना होता है सोडियम का, तो जेड माइनस सिग्मा, तो जेड कितना होता है 11, परमाणु क्रमांक 11 है, माइनस सिग्मा, सिग्मा कितना आया 8.8, तो ये वैल्यू लगभग आ जाती है 2.2 के आसपास। ये सोडियम का आ गया। इसी प्रकार हम पोटेशियम का भी निकाल सकते थे। पोटेशियम का भी वही करते, पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन 2, दूसरे में कितने 8, तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन 8, 3:3p, क्योंकि n का मान समान, और चौथे कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कितना होगा भाई, कितना होगा 1। तो आप निकाल ले तो डायरेक्ट निकाल सकते थे सिग्मा निकाल देते पहले कि जिस अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, सो इसमें पोटेशियम की में भी इससे एक पहले में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, क्योंकि देखो n का मान समान है, वही कोष होता है। तो और एक अगर एक पहले का लगाता है तो कितना लिखते हैं अपन 0.85, तो 8 गुणा 0.85। ये देखो दूसरा है, क्योंकि ये चौथे कोष में है और ये दूसरे में 2s2p, तो इसका इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 8, और अगर n-1 में तो अपन 0.85 लिखते हैं, n-2 n-3 में आप कितना लिखते हैं, कितना लिखते हैं आप लोग 1। तो देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 6 और 2 8, तो 8 को कितने से गुणा करोगे आप 1 से। अरे भाई वही बात है, अगर ये 4s nवा कोष है तो 3s3p वाले कौन से कोष होंगे n-1, 2s2p कौन से कोष होंगे n-2, और 1s वाला कौन सा कोष होगा n-3। अगर ये n है तो ये n-1 है ना, ये 4 है 3 है, तो ये n है तो n-1 है। समझ रहे ना आप मैं क्या कह रहा हूँ, ये n-2 है क्योंकि चौथा है तो ये दूसरा है, तो इसमें 2 का ही तो अंतर है, और ये कितना n-3। तो जब n-1 का लगाते हैं तो 0.85, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें 6 और 2 8, तो 8 × 0.85। n-2 के तो कितने लगाते हैं अपन, चाहे n-2 हो n-3 हो, कितना लिखते हैं 1, तो n-2 में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, तो 8 गुणा 1, n-3 में कितने इलेक्ट्रॉन है 1s2 में 2, तो आप क्या कर देंगे 1 गुणा 2, क्योंकि 2 ही लगाते हैं, चाहे n-2 हो n-3 हो, वैल्यू 1 लेते हैं, तो 2 है तो 2 को 1 से गुणा कर देंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो ये वैल्यू आएगी 16.8 के समथिंग, और अब इसका अगर अपन दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है 16.8 आएगी। अगर आप इसका जेड इफेक्ट निकालेंगे तो जेड माइनस सिग्मा, परमाणु क्रमांक माइनस परिरक्षण नियतांक, तो 19 होता है, माइनस कितना 16.8, तो ये वैल्यू आएगी कितनी 2.2। तो आपने क्या देखा कि भाई सोडियम के लिए तो कितनी आई जेड इफेक्ट की वैल्यू 2.2, और पोटेशियम के लिए भी जेड इफेक्ट केस की वैल्यू कैसी आई 2.2 आई, सारा सॉल्व करने के बाद। तो देखो ये वर्ग गई तो तत्व हैं, वर्ग का मतलब जो खड़ी लाइनें होती हैं, जैसे हली ना करो रब से फरियाद एस ब्लॉक में, तो सोडियम से जब हम पोटेशियम पे गए तो जेड इफेक्ट के मान में कोई परिवर्तन हुआ क्या, नो चेंज। जबकि कोष की संख्या बढ़ी, क्योंकि जेड इफेक्ट में परिवर्तन नहीं हुआ, तो जेड इफेक्ट आकार को प्रभावित नहीं करेगा। कौन करेगा, कोष, क्योंकि जब हम सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख रहे हैं तो अंतिम कोष कौन सा है, तीसरा, और जब हम पोटेशियम का लिख रहे हैं तो अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है, चौथे में, तो तीसरा कोष 3 और चौथा अपन आगे बनाते, तो कोष किसको बताता है, आकार को, जिसको मुख्य क्वांटम संख्या बोल रहे थे। इसीलिए पोटेशियम का आकार कैसा होता है, सोडियम से बड़ा, और जेड इफेक्ट के मान में वर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। हमने ये प्रूफ करके यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसमें अर्थ यही निकलता है लास्ट में जाके कि भैया आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाने पे आकार घटता है, क्योंकि जेड इफेक्ट बढ़ता है। जेड इफेक्ट क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बता दिया है। आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो खड़ी लाइनें होती हैं, 18 वर्ग होते हैं आवर्त सारणी में, ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है। क्यों, क्योंकि जेड इफेक्ट के मान में तो कोई परिवर्तन होता नहीं है, और कोष की संख्या क्या होती है, वर्ग में ऊपर से जाने पर बढ़ती है। जैसे इसमें तीसरा कोष, इसमें चौथा कोष, क्योंकि आवर्त बढ़ते हैं ना, जैसे समझ रहे हैं आप, इसमें तीसरा, इसमें चौथा, आगे का लगते हैं तो पांचवा कोष आता है। ठीक है, तो कोष की संख्या लगातार बढ़ती है, और कोष किसको बताती है, आकार को। तो अगर कोष बढ़ेंगे तो आकार बढ़ेगा। ठीक है, तो यही है कि वर्ग में ऊपर से जाने पर आकार बढ़ता है, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है। जेड इफेक्ट क्या होता है, नाभिक का आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल। ठीक है, तो प्रोटॉन की संख्या जितनी बढ़ेगी जेड इफेक्ट उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉनों का बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे सेम चार्ज होता है। ठीक है, तो वो प्रतिकर्षण बल, वो क्या कहलाता है, परिरक्षण प्रभाव कहलाता है, जो कि नाभिक का आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे आकर्षण को क्या कर देता है, कम। इसका मतलब जब परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो आकार में क्या होगी, वृद्धि, क्योंकि परिरक्षण प्रभाव का मतलब आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉनों का बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर प्रतिकर्षण, तो वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे, तो नाभिक से उनकी डिस्टेंस या दूरी क्या हो जाएगी, ज्यादा, तो आकार क्या हो जाएगा, बड़ा। जबकि जेड इफेक्ट बढ़ने पर आकार क्या होता है, कम, सामान्यतः, क्योंकि जेड इफेक्ट का मतलब नाभिक का आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण, और आकर्षण लगेगा तो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पास आ जाएंगे, तो डिस्टेंस या दूरी क्या हो जाएगी, कम, तो आकार में क्या आ जाएगी, कमी। इसीलिए जेड इफेक्ट आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जबकि परिरक्षण प्रभाव आकार के समानुपाती होता है। ठीक है, जेड इफेक्ट प्रोटॉन की संख्या के समानुपाती, जबकि इलेक्ट्रॉन की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब जेड इफेक्ट और परिरक्षण प्रभाव एक दूसरे के विपरीत कार्य
करते हैं। ठीक है, ये यूनिट यहाँ पे समाप्त होती है। ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगली यूनिट के लिए। अगली यूनिट हम बात करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टी, आवर्ती गुण क्या होते हैं, उनके बारे में सारी जानकारी, उनको प्रभावित करने वाले कारक। तो इस लेक्चर को अच्छे से देखें, लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, इसी तरह देखते रहें, जुड़े रहें और आनंद लें केमिस्ट्री का। बाय बाय।